हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेआरएफ अड्डा और मैं हूं आपके एजुकेटर रचना अग्रवाल। जैसा कि आप आज फिर से स्क्रीन पे हमारे साथ दूसरे जेआरएफ होल्डर को देख सकते हैं, मोहित गंगवार, जिन्होंने जेआरएफ क्वालिफाई किया है विद 202 मार्क्स। और आज जो है वो तुम आप सभी से अपनी स्ट्रैटेजी डिस्कस करेंगे कि क्या क्या स्ट्रैटेजी उन्होंने अपनाई, पेपर 1 में क्या अपनाया, पेपर 2 में क्या अपनाया। तो इस स्ट्रैटेजी को जानकर आपको भी जो है एक डायरेक्शन मिलेगा कि जेआरएफ कैसे क्वालिफाई करे एजुकेशन सब्जेक्ट। तो चलिए मोहित, कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर योर अचीवमेंट। आप अपने बारे में थोड़ा बताइए। थैंक यू सो मच मैम। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग मैम। मेरा नाम है मोहित कुमार एंड मैंने मैम ग्रेजुएशन किया है बैचलर ऑफ साइंस से, जूलॉजी बॉटनी केमिस्ट्री। एंड फिर मैम मैंने सबकी तरह बीएड और एमएड नहीं किया। मैंने मैम एमए एजुकेशन लिया था, क्योंकि मेरी एक सिस्टर है मैम, तो वो शायद एमएड कर रही थी उस टाइम पे। तो मैंने उसकी एक दो बुक्स पढ़ी थी, तो मुझे बहुत अच्छी लगी थी, उसमें बहुत सारी फिलोसफी थी ना। तो मैंने कहा ये तो मुझे भी करना है। तो वो बोली नहीं, इसके लिए तो तुझे पहले बीएड करना पड़ेगा वगैरह वगैरह। तो मैं कहा नहीं, इतना टाइम नहीं है। तो उसने ही मुझे सजेस्ट किया था कि एमए एजुकेशन भी कर सकता है, वो भी ऑलमोस्ट सेम ही होते हैं। तो फिर मैंने एमए एजुकेशन, फिर अभी मेरा लास्ट ईयर ही कंप्लीट हुआ और उसके बाद ही मैंने ये जेआरएफ दिया था, वो भी हो गया इस बार, थैंक्स टू यू मैम। बस यही है अभी। अच्छा, तो एमए इन एजुकेशन आपने कब कंप्लीट किया था? ये अभी 2022 में, 23 में? हाँ जी मैम, ये अगस्त में मेरा रिजल्ट आ गया था, तभी बस। तो मतलब आपकी तैयारी चल रही थी। अच्छा, ये बताइए, यूजीसी नेट जी एग्जाम आपको पहली बार एमए करते हुए पता चला? हाँ जी मैम। मैंने मैम मेरा एक फ्रेंड है, उसने मुझे सजेस्ट किया था, वो बहुत सारे एग्जाम देता है। तो वो बोला ये वाला एग्जाम है, तू दे सकता है, पोस्ट ग्रेजुएशन वाले लड़के दे सकते हैं, मतलब हम लोग ऐसे लड़के बात करते हैं आपस में। मैंने कहा चल हाँ। ठीक है, मैं भी एक एग्जाम दे के देखता हूँ। तो मैम मैं ऐसे ही बिना प्रिपरेशन के चला गया था। मैंने सोचा कहते हैं पोस्ट ग्रेजुएशन का थोड़ा बहुत तो पड़ा हुआ है, वो देख लेंगे कि क्या पता हो जाए। फिर मुझे पता लगा कि वो तो बिल्कुल पोस्ट ग्रेजुएशन जो पढ़ा वो तो आता ही नहीं है, बहुत ज्यादा डीप से आता है उसमें। फिर मैंने मैम दिसंबर वाला जो फेब में एग्जाम हुआ था ना, दिसंबर 2022 वाला हुआ था जो, वो दिया था। तो फिर उसके बाद मुझे पता लगा, फिर मैंने मैम सारा सिलेबस वगैरह डाउनलोड किया उसका, तो देखा उसमें तो बहुत ज्यादा है। और ये जो हमारे मैम, मैं एक बहुत छोटे सिटी से आता हूँ, पीलीभीत उत्तर प्रदेश में। तो यहाँ मैम मोस्टली कॉलेजेस में इतनी ज्यादा पढ़ाई होती नहीं है। बच्चे यहाँ जाते भी नहीं है वहाँ कॉलेज, तो सिर्फ एग्जाम देने जाते हैं बस। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि नहीं, ये वाला एग्जाम तो मुझे निकालना ही है। तो फिर मुझे ये भी नहीं पता था मैम कि 55% जरूरी होते हैं पोस्ट ग्रेजुएशन में। तो फिर मैंने जब चेक किया तो मुझे लगा 55%, पहले तो 55% लेके आने होंगे मुझे। तो फिर मैंने, मेरे जून में एग्जाम थे, तो वो वाला एग्जाम दे नहीं पाया मैं ये लास्ट ईयर 2023 में। मैंने कहा नहीं, पहले 55% जरूरी है। तो फिर मैंने मैम अपने पोस्ट ग्रेजुएशन में 55% के ऊपर मार्क्स लाया। फिर अगस्त 22 या 21 को मेरा रिजल्ट आ गया था कि हाँ हो गया है मेरा। तो मैंने डिसाइड किया कि दिसंबर वाला एग्जाम मुझे देना ही देना है, ये वाला। तो फिर मैं पेपर 1 के बारे में मैं यूट्यूब से पढ़ता रहता था। तो आप मुझे एजुकेशन टीचर की तरह नहीं, मुझे आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से मिले थे, आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पढ़ाते थे। तो आपने एक दो मैंने आपके वीडियोस देखे। तो आप स्टार्टिंग में मैम जब वो इंट्रो देते हो ना, तो आप उसमें बोलते थे कि आप एजुकेशन भी पढ़ाते हो। तो मैम मैं क्या करता था, इंट्रो को स्किप कर देता था कि हम मेन जो है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन भी देखना है। मैंने कभी इंट्रो देखा नहीं। एक दिन क्या होता है, वो इंट्रो ही चल रहा था ऐसे ही, वो मैं स्किप करना भूल गया। उसमें आपने बोला कि आप एजुकेशन पढ़ाते हो। मैंने कहा मैम एजुकेशन पढ़ाती हैं, फिर तो मेरा ही सब्जेक्ट है ये भी। तो फिर मैंने आपके और सारे वीडियोस देखे। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि नहीं, एक पेड बैच भी लेना पड़ेगा। मैम पेड बैच जो होता है, मैं मैम ऐसी फैमिली से आता हूँ जहाँ फाइनेंशियल हम लोग ज्यादा कुछ खास है नहीं। तो फिर मुझे अपनी सेविंग्स ही लगानी थी, तो एक रिस्क भी लग रहा था कि यार कि लगाऊं ना लगाऊं। क्योंकि मैम बहुत सारे कहते हैं टीचर्स हैं वहां पे, और बहुत बहुत पहले से जेआरएफ अड्डा मैम उस समय थोड़ा नया प्लेटफॉर्म मुझे लग रहा था। बिल्कुल तो सही फिर कह रहे मैंने हो, सोचा, बहुत मैंने, सारे दिग्गज लोग थे इस फील्ड में। और मैं बता, जी ये जी सवाल मैं तुमसे अभी इसी बात पे ही पूछने वाली थी कि मतलब एक तो जो इंट्रो स्किप करते हैं ना, ये बहुत सारे बच्चे करते होंगे। तो कम से कम ये है कि एक बार इंट्रो देख लो भाई, क्या क्या चीजें पढ़ाते हैं, है ना।
और दूसरी बात यही तुमसे पूछना भी था कि जेआरएफ अड्डा पे कैसे भरोसा हुआ यार, कैसे पेड बैच लेना भी यार एक अपने आप में जी जी एजुकेटर पे, तो बताना जरा। मैम, मैंने फर्स्ट अदिति मैम के वीडियोस देखे थे, आईसीटी की पढ़ाती थी वो। और मैम आप यकीन नहीं मानोगे, मैंने जब उनका पहला वीडियो देखा तो मैं बहुत डिमोटिवेट हो गया। मैं कहा ये क्या पढ़ा रही है मैम, ये तो मैंने कभी पढ़ा ही नहीं। क्योंकि मैम बहुत सारे टीचर्स थे ना, वो बेसिक पढ़ाते थे तो मुझे समझ में आता था हाँ ये है। अदिति मैम तो कुछ पता नहीं कहाँ से इतना डीप में पढ़ाती थी। मैं कहा ये तो कभी जिंदगी में पढ़ा नहीं है, ये है क्या। मैंने ऐसे डिसाइड कर लिया था ये नहीं पढ़ना मुझे तो भाई। फिर लेकिन वो एग्जाम के जो एनालिसिस वगैरह आते हैं ना, तो उसमें देखते थे तो क्वेश्चंस वहीं से आते थे जो अदिति मैम ने पढ़ाया हुआ था। मैंने कहा पढ़ाती भी तो एक तो ये वही है जो आता है। तो मैंने कहा एक दिन होगा, मैंने कम से कम 2 वीक्स तक उनकी सारी क्लासेस देखी। तो फिर मुझे आ गया कि हाँ नहीं नहीं इतना ज्यादा टफ भी नहीं है। तो मैम जैसे मैंने आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से देखा था, तो और एजुकेशन के और भी टीचर्स मैंने देखे। लेकिन मैम मेरा कोई ऐसा था नहीं कि बेसिक नॉलेज हो मुझे इस सब्जेक्ट के बारे में। तो मैं आप जैसे पढ़ाती थी, मतलब थोड़ा लगता था कि हाँ नॉर्मल वे में बिल्कुल फ्रेंडली होके वैसे पढ़ाते थे आप। तो मैंने सोचा कि क्यों ना ट्राई कर ही लेते हैं। तो फिर मैंने कम से कम 2 दिन सोचा कि जेआरएफ अड्डा ही लेना है या कोई और सा ले लूं। क्योंकि मैंने अपनी फैमिली को बताया ही नहीं कि मैं ये कर रहा हूँ। उनको तो मुझसे कोई उम्मीद ही नहीं है। उनको तो ऐसा लगता है कि ये बस कोई सी भी जॉब कर ले, जल्दी से कर ले बस। तो मैंने सोचा एक ही बार रिस्क ले लेते हैं, छोड़ते हैं। तो फिर मैंने अगस्त के लास्ट में मैंने ये जेआरएफ अड्डा का बैच ले लिया। और फिर मैंने जब देखा तो वो जुलाई 7 या 8 जुलाई से स्टार्ट हो चुका था वो बैच आपके, मतलब लेक्चर्स उसमें बहुत सारे ऑलरेडी थे। तो फिर मैं क्या करता था, रिकॉर्डेड वाला प्रीवियस को और ऐसे 2x पे, कभी कभी 1.5x पे, ऐसे करके जल्दी जल्दी मैं सोचता था कि आपको मैच कर लूं। और मैंने ये सोचा था कि जिस दिन मैच कर लूंगा तभी आपके उसमें चैट में कमेंट करूंगा कि मैम मैंने आपका बैच लिया है। वो आपका एक ग्रुप भी था ना मैम, तो उसमें वीडियोस में आता रहता था कि अपना नंबर दे दें। तो फिर मैम एक दिन में जब हो गया होगा, 1 मंथ के करीब हो गया होगा, तो फिर मैंने सारे वीडियोस को कवर कर लिया था। मैं बड़ा एक्साइटेड था कि मैं आज तो लाइव क्लास देखूंगा पहली बार। और जब पहली बार लाइव क्लास देखा था तो मैंने उसमें आप चैट में लिखा था कि मैम आई एम मोहित कुमार एंड आई एम द न्यूएस्ट एज वेल एज द डम्बेस्ट किड ऑफ योर क्लास। क्योंकि मैम मैं जब लेक्चर देखता था ना, तो जो फर्स्ट यूनिट थी ना उसमें इतने डिफरेंट और डिफिकल्ट वर्ड्स थे ना, वो जैसे क्या कहते हैं, सत्कार्यवदा, परिणामवदा। बिल्कुल बिल्कुल। तो मुझसे तो वो पढ़े ही नहीं जाते थे। और फिर मैं देखता था कि जो बच्चे हैं वो आंसर दे रहे हैं, मैं कहता ये कैसे दे रहे हैं आंसर, मुझसे ये वर्ड ही नहीं पढ़े जा रहे हैं। तो मैं सोचता भाई मेरे से तो ना हो पाएगा ये। लेकिन फिर मैं कंटिन्यू रखता गया। फिर मैम सितंबर में क्या हुआ कि आई गॉट डायग्नोज विद मैम पेनक्रिएटाइटिस, एक डिजीज है। तो फिर मैम मैं आई वॉज इन द हॉस्पिटल फॉर ऑलमोस्ट 7 डेज। फिर 1 मंथ का बेड रेस्ट हो गया, तो मेरे सारे लेक्चर्स वगैरह फिर से छूट गए। फिर मैम अक्टूबर के लास्ट लास्ट डेट थी एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने की। तो मुझे मेरे दोस्त ने भी बोला और कि रहन दे, तेरी मतलब हेल्थ इश्यूज हैं तो तैयारी भी है नहीं, तो नेक्स्ट ईयर दे देना। तो फिर मैंने कहा नहीं नहीं मैं दे ही देता हूँ, मैंने अब क्या एक्सपीरियंस भी मिल जाएगा थोड़ा। तो फिर मैंने मैम फॉर्म भर दिया था। नवंबर के लास्ट में आपने सिलेबस, नवंबर के दिवाली तक आपने सिलेबस खत्म कर दिया था। तो फिर मैंने अभी सोच लिया था कि नहीं अब जितना भी है सब जान लगा देनी है, बस कवर करना ही करना है। तो फिर मैं सुबह 3 घंटे और शाम को 2 घंटे, 5 घंटे पढ़ता था रोज। मुझे लगता था मैम कि कंसिस्टेंट रहूंगा तो ज्यादा से ज्यादा कवर कर लूंगा, और कहते हैं बाकी तो देखा जाएगा जो भी है। तो मैंने सोच लिया था, बस फिर मतलब मोहित आखिरकार। एक बात बताओ, अगर देखा जाए 1.5-2 महीने बहुत ज्यादा मेहनत की है, लास्ट के 1.5-2 महीने जी 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 मैम, पांच नवंबर घंटे और पढ़े, दिसंबर। है ना, 5 घंटे जी पूरा डिवोट करके कंसिस्टेंट होकर पढ़ा। बहुत हाँ जी इंपॉर्टेंट मैम। पॉइंट है कि अगर तुमको जेआरएफ निकालना है तो बेटा अगर 2 महीने भी पढ़ते हो कंसिस्टेंट होकर 5 घंटे देकर, यू कैन क्रैक जेआरएफ। हाँ जी मैम। अच्छा मोहित एक बात बताओ, पेपर 1 के लिए तुमने जी क्या सोचा कि देखो टाइम कम था, जैसे तुमने बताया कि तबीयत भी खराब हो गई हाँ थी, जी हाँ जी। तो पेपर 1 में क्या किया, जैसे डेटा इंटरप्रिटेशन क्या तुमको टफ लगता था, या एमआर छोड़ दिया या किया, ऐसा कुछ जी गाइडेंस दे सकते हो तो दो। मैम पेपर 1 का जो मैंने फर्स्ट टाइम जब एग्जाम दिया था,
तो फिर मुझे पता लग गया था कि पेपर वन में ऐसा आता है, मैथ्स भी आती है, डीआई भी आती है, कॉम्प्रिहेंशन भी आता है। तो फिर मैं यूट्यूब पे ही देखने लगा था, क्योंकि यूट्यूब पे मैम बहुत सारा पेपर वन का तो बहुत सारा कंटेंट मिल जाता है। तो फिर मैम मैथ्स मेरी मैम एक्चुअली थोड़ी बहुत वीक है। तो मैंने सोचा था मैथ्स को रखते हैं साइड में, ये तो फिर चाहे मैं जितनी भी कोशिश कर लूं होनी तो है नहीं। तो मैं फर्स्ट यूनिट से स्टार्ट किया टीचिंग एप्टीट्यूड, वो मैम थोड़ा एजुकेशन की तरह ही था, तो हम्म। वो ज्यादा टफ नहीं लगा। फिर रिसर्च भी करता गया। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आपको मैंने वहीं से ढूंढा था, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से ही। तो वो मुझे अच्छा था। मैम रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन मुझे सबसे ज्यादा दिक्कत होती थी, आपने मुझे बताया था कि अपना दिमाग लगाना ही नहीं है। मैम जैसे अगर उसमें लिखा है गांधी जी वॉज नॉट अ फ्रीडम फाइटर, तो मान लो मैं अपना दिमाग लगाता था कि नहीं ये तो हो गए, गांधी जी तो फ्रीडम फाइटर थे। तो मैं अपने अपने हिसाब से लगाने के सोचता था, वो उसमें मेरी बहुत गलतियां हो जाती थी। तो ऐसे करके मैम, और डीआई का मैम ये था कि सारे टीचर्स बोलते थे कि डीआई को नहीं छोड़ना है, क्योंकि 10 नंबर होते हैं, वो बहुत ज्यादा मायने रखते हैं। तो फिर मैम मैंने सोचा था डीआई तो करनी। डीआई मैम मैंने हर संडे को तो एक दो डीआई लगा ही लेता था मैं। और लेकिन मैम मैंने हर टाइप की डीआई लगाई थी। और एग्जाम में जब मैं दे रहा था तो मैंने छोड़ सोचा था डीआई लास्ट में करूंगा। लास्ट में मैम 20 मिनट बचे थे, मुझे याद है मैंने सारा एग्जाम सारे पेपर क्वेश्चन कर लिए थे। और डीआई का जब नंबर आया मैम, मेरा तो ब्रेन फ्रीज हो गया। पता नहीं कैसी डीआई थी वो कि मुझे समझ भी नहीं आ रहा है इसे करूं कैसे। मैम मैं जैसे मूवीज में होता है ना, मैं बैठा हूँ और वो क्लॉक चल रही है उसको देख रहा हूँ, और वो एक पेपर दे रखा है उन्होंने, मैं सारे सॉल्यूशन निकाल लिए, हर फॉर्मूला चेक कर लिया कि ये डीआई कैसे निकलेगी कैसे निकलेगी। आखिरकार मैम जब 5-10 मिनट बचे थे तो जाके उसका सॉल्यूशन आया। लेकिन वो टाइम कम पड़ गया था, तो एक दो उसमें मेरे क्वेश्चन गलत भी हो गए थे मैम। तो डीआई लेकिन और मानना मैथ्स तो पड़ेगा मैम तुमको, जिसका। पेपर वन में लास्ट में 20 मिनट्स बचे थे, मतलब तुम्हारा टाइम मैनेजमेंट बहुत सही था। जी जी, आपने बताया था ना कि पेपर टू पहले करना हमेशा। तो हाँ। फिर मैं पेपर टू जब मैं करने बैठा था तो ऐसा लग रहा था जैसे कि मुझसे ज्यादा इंटेलिजेंट कोई है ही नहीं, ऐसा ऐसे क्वेश्चन थे कि ऐसा लग रहा था कि ये कितने सरल क्वेश्चन दिए उन्होंने। मैं ऐसे मैम मैंने तो एक पैर पे पैर रख लिया था एग्जाम में ही, मैं कहा ये अब तो मेरा ही है ये। लेकिन जब वो पेपर बनाया फिर मेरा दिमाग ही घूम गया मैम पूरा मैथ्स की वजह से। नहीं नहीं, जो तुम एक्सपीरियंस बोल रहे हो ना, बिल्कुल सेम एक्सपीरियंस मेरा भी हुआ था। पेपर टू की तैयारी आपकी अच्छी होती है तो लगता है अब तो हम राजा है भैया, जेआरएफ हमारे हाथ में। नहीं, लेकिन पेपर टू तुम्हारे बहुत अच्छे मार्क्स है यार, कितने कितने थे तो मुझे अभी याद नहीं आ रहा है। पेपर टू में मैम मेरे हैं 69 है। 69 और क्वेश्चंस तुमने उसमें सही किया है ना पेपर। जी 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 हाँ, जी, मतलब बहुत अच्छे हैं। और पेपर वन में कितने क्वेश्चन सही हुए होंगे? उसमें मैम 32। अरे 32 तो तुम सुपर हिट हो। मैं तो 35 का टारगेट बोलती हूँ मैक्सिमम, तुम्हारे 32 अच्छा सही है मतलब। तुम्हारे अगर देखे जाए तो एमआर तुमने छोड़ दिया होगा ज्यादा से ज्यादा, है ना? जी क्या जी जी छोड़ा? मैम, मैथ्स और डीआई गलत हो गए थे, वो छूट ही गए थे। लेकिन और बाकी मैम के एक क्वेश्चन क्वेश्चन तो तो। मुझसे छूट गया था एक्चुअली। अच्छा, छूट गया था, ओहो। हाँ, वो अच्छा, ध्यान ही नहीं रहा मुझे। मतलब अगर हम एजुकेशन के बच्चों को बोलो, मैं कई बार बोलती भी हूँ कि एजुकेशन के बच्चों का थोड़ा मैथ्स कमजोर होता है ना, जितने जी जी, भी। तो एमआर अगर आप छोड़ भी देते हो ना, कोई दिक्कत नहीं है, पर बाकी सब्जेक्ट्स बाकी यूनिट को स्ट्रॉन्ग कर लो। हाँ जी हाँ जी। वही 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 वो तो आपने भी मैम किया। 3-4 यूनिट तो ऐसे हैं कि वो सेम है एजुकेशन के और कहते हैं पेपर वन के, तो वो सेम। फायदा हो जाता है वहां से ही। यस, यही हमारे जितने भी जेआरएफ होल्डर या नेट क्लियर करते हैं ना, वो यही बोलते हैं कि मैम एजुकेशन में ये फायदा है कि हायर एजुकेशन के कमीशन कमिटीज हम वहाँ कवर कर लेते हैं। फिर जी टीचिंग एप्टीट्यूड के भी आगे कवर हो जाता है। अच्छा, एक बात बताइए, पेपर टू में जो हाँ है, जी एक यूनिट 6 है हमारा रिसर्च, तुमने जी उसको अच्छे से किया था एकदम कि क्या रहा? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। वो मैम रिसर्च का आधा क्वेश्चन मुझे तो बहुत अच्छे से समझ में आया। वो जब टेस्ट आने लगते ना, वो उसमें मेरा दिमाग थोड़ा सा होने लगता है खराब। तो फिर मैंने सोचा था कि आपने बोला था कि दो टाइप के टेस्ट होते हैं, लेकिन अपने सिलेबस में एक ही टेस्ट है वो। मुझे तो ये नाम ही नहीं याद है कौन सा टेस्ट मैं तो भूल ही गया। तो मैंने मैम रिसर्च का जो 70% तो था वो तो अच्छे से कर लिया था, रिसर्चेस कौन कौन सी होती हैं कैसे टाइप की होती हैं। बस वो टेस्ट वाला पोर्शन मुझे थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा था, तो मैंने उसको छोड़ दिया। लेकिन वो उसका भी ज्यादा क्वेश्चन आया नहीं, एक क्वेश्चन आया था, वो भी हो गया सही हाँ, मेरा। तुम लकी रहे कि उसमें से कुछ आया नहीं। जी ये भी बात है, लक फैक्टर भी काम करता है। ठीक है, तो मतलब ये समझ में आया मोहित कि तुम्हारी जो है कंसिस्टेंसी तुम्हारे काम आई, पूरी मेहनत तुमने हाँ लगाई, जी दो मैम। महीने अच्छे से तैयारी की है, और बहुत अच्छे से स्ट्रैटेजी भी बनाई कि यार ये यूनिट कमजोर है तो उसको हटाओ, और जो यूनिट स्ट्रांग है उस पर पूरा का पूरा फोकस डालो। हाँ जी अच्छा, मैम। ये बताओ मोहित, मैंने हाँ 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 मोहित, बोलिए बोलिए बोलिए।
मैंने मैम स्टार्टिंग में सोच लिया था कि जो मेरे बस का है बस वही करना है, बाकी का अगर टाइम बचेगा तो उस पे ध्यान दूंगा, वरना फिर छोड़ ही दो, उसको छोड़ ही दो। वेरी गुड। अच्छा ये बताओ मोहित कि कुछ नोट्स बनाने का कुछ बता सकते हो, या फिर कुछ ऐसे टाइम अलॉटमेंट बच्चों को बता सकते हो कि जैसे मैं सुबह के टाइम में ये करता था या शाम में ये, कुछ ऐसा आइडिया दे सकते हैं? जी 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 मैम। मैम एक्चुअली मैं पेपर 2 का जब मैंने बैच ले लिया था, तो सुबह 10 से 12 मैं 2 घंटे पढ़ता था। उसमें मैम आपका क्लास देखता था, और मैं उस क्लास को 1.5 की स्पीड में ही देखता था। और एक रजिस्टर मैंने ले लिया था कि उसी में नोट्स बनाता था। आपका रिकॉर्ड क्लास जो चल रहा है उसको रोक लेता था। आप मैम हाईलाइट कर देते थे ना रेड कलर से जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते थे, तो फिर मैम वो और इजी हो गया था। तो मैं साथ में ही नोट्स बनाते हुए जाता था कि क्लास चाहे थोड़ा और लेट हो जाए, 1 घंटे की जगह 2 घंटे चल जाए, लेकिन नोट्स साथ में ही बनाते हुए जाता था। तो ऐसे ही करके 1-2 मंथ्स में ही सारे नोट्स तो बन ही गए थे मेरे। और ऐसे ही पेपर 1 का भी मैंने ऐसे ही किया था कि क्लास लेते लेते हुए ही नोट्स बनाने का, क्योंकि मैम क्लास ले लो फिर उसके बाद नोट्स बनाओ तो और टाइम ज्यादा जाता है, तो मेरे पास टाइम कम था एक्चुअली। तो फिर मैंने ऐसे ही किया था साथ साथ में ही। वाह, वेरी गुड वेरी गुड मोहित। मोहित अब बस हमारे कुछ लर्नर्स जो थोड़े बहुत पॉइंट से रह गए हैं, कुछ मार्क्स से, तुमने भी देखा हमारे ग्रुप जी में जी जी कितने जी। ऐसे बच्चे हैं जो एक क्वेश्चन से रह गए जेआरएफ। तो उनके लिए, या फिर और जो बच्चे हैं जिनका नेट बार बार अटेम्प्ट कर रहे हैं, जेआरएफ नहीं कर पा रहे, क्या लास्ट में मैसेज देना चाहो? मैम मैंने देखा था एक्चुअली जिस दिन रिजल्ट आया था, तो उस दिन मैंने जब ग्रुप खोला तो सबके मैसेजेस थे कि रिजल्ट आ गया, रिजल्ट आ गया। मैं तो ऐसे ही डर गया था। उसमें मैम हमारे क्लास में एक लड़की है रश्मि, तो उसने जब उसने बोला कि उसके 206 के करीब मार्क्स हैं, उसका हुआ ही नहीं जेआरएफ। तो मैम मैं तो गया डर, मैंने कहा इसके 206 भी नहीं हुए तो मेरा तो कोई चांस ही नहीं बनता फिर, क्योंकि मैंने मैम जब पहले चेक किया था आंसर की में, तो 99 क्वेश्चन ठीक थे। मैंने कहा तो इसका इसका नहीं हुआ तो मेरा तो जाहिर सी बात नहीं होगा। तो मैम मैंने सोचा कि वो सुबह सुबह रिजल्ट देख के दिमाग खराब करना, पूरा दिन वेस्ट करना, आराम से दिन जाके गुजारते हैं, फिर शाम को आके देखेंगे जो भी होगा, खुशी से सो जाएंगे नहीं तो गम से सो जाएंगे। तो मैंने मैम रात को ही चेक किया था रिजल्ट, तो लेकिन हो गया था। और मैम मैम मुझे तो ऐसा लगता है जैसे कि ये जो वो जनरल कैटेगरी में थी तो इसलिए उसका नहीं हुआ। तो मैम एक तो ये रिजर्वेशन सिस्टम मुझे समझ में नहीं आता, लेकिन उसकी वजह से ये शायद मेरा हुआ है तो मैं क्या बताऊं लेकिन मैम मेहनत के साथ साथ मुझे लगता है लक भी काम आता है मैम, शायद मेरे में आ गया। और मुझे पता है मैम मुझसे भी ज्यादा डिजर्विंग लोग हैं, अब हमारी ग्रुप में बहुत सारे लोग हैं। और मुझे लगता है मैम कंसिस्टेंसी और परसीवरेंस, ये मैम कीज हैं अगर मतलब कि आपको सक्सेस चाहिए। अब मैम मैं अपने आप को इतना डिजर्विंग नहीं समझता, क्योंकि मुझसे नहीं नहीं ज्यादा नहीं, मार्क्स बिल्कुल नहीं, लेके भी कोई। बिल्कुल नहीं मोहित, ये बात मत बोलना। डिजर्विंग तुम हो, डिजर्विंग कैंडिडेट्स ही जेआरएफ क्लियर करते हैं, ये अपनी सो दिमाग से निकाल देना। तो आर द डिजर्विंग कैंडिडेट। तुमको ऐसा लग रहा है कि तुमने, शायद मैंने तो ऐसे ही किया, बाकी लोग ज्यादा मेहनत करते हैं, पर तुमको शायद पता नहीं है कि तुम्हारी स्ट्रैटेजी जो है बिल्कुल सही डायरेक्शन में लगी है। नहीं तो जेआरएफ इतना आसान नहीं है मोहित, है ना? हाँ हाँ जी हाँ जी। हाँ, इतना आसान नहीं है, तुम भी जानते, तुमने फेब का पेपर भी देखा था। तुम्हारी एक्चुअली स्ट्रैटेजी बहुत सही थी और तुम्हारा टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छा था। इसलिए वो जो 3 घंटे होते हैं ना, वो उस टाइम पे तुम्हारा दिमाग एकदम सही, बोलते हैं ना, आपका काम करना, आपका पेशेंस और जो प्रैक्टिस आपकी पहले की होती है, ये सब तुम्हारे काम आई है। ठीक है, तो वो डिजर्विंग वाला नहीं, तुम बिल्कुल डिजर्विंग कैंडिडेट हो। ठीक है मोहित, अब ये बताओ कि तुम्हारा फ्यूचर प्लान क्या है? इतना अच्छे मार्क्स से जेआरएफ किया है, तो क्या फ्यूचर प्लान है? फ्यूचर प्लान मैम अभी ऐसे यही है, मैंने अब तो ठान लिया कि पीएचडी करना है बस, एक फिर प्रोफेसर की जॉब लेनी है। क्योंकि मैम मम्मी पापा को तो मेरे अभी भी नहीं पता कि मेरा जेआरएफ हो गया हाँ, है अरे मैंने बाप उन्हें रे। बताया ही नहीं मैं अच्छा, तो ये वाला जो क्योंकि अपना वीडियो है, ये सीधे भेज देना उनको। हाँ जी मैं सोच रखा कि ये इंटरव्यू सीधे दिखा दूंगा कि भैया ये रहा। मैम मैं चाहता हूँ कि मैंने आज तक शायद शायद ही ऐसा कोई काम किया हो जिससे मतलब मेरे पेरेंट्स को प्राउड फील हुआ हो। तो मुझे लगता है ये इंटरव्यू देखेंगे तो शायद थोड़ी बहुत उन्हें खुशी और उनको मिलेगी। ये भी तो मैंने बोलना, इसलिए। उनको ये भी बोलना कि पूरे देश भर में 100 200 बच्चों का हुआ है जेआरएफ, और उनमें से आपका एक बेटा है। ये जरूर बोलना ये बात जी मैम। उनको कि जेआरएफ आसान नहीं है, लोग मेहनत कर करके परेशान है, और आपका बेटा जो है उस 1% में आया है। बहुत बड़ी बात है मोहित, एंड कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू। और पक्का रिसर्च स्कॉलर एक अच्छी यूनिवर्सिटी से करना,
तैयारी अब तो हाँ जी तुम्हारी मैम, चालू ये है। मुझे आपसे पूछना था मैम, ये यूनिवर्सिटीज का मैम क्या कोई फर्क पड़ता है? जैसे कि मेरे यहाँ, मैं जहाँ से बिलोंग करता हूँ वहाँ एक ही यूनिवर्सिटी है बस। तो मैम वो स्टेट यूनिवर्सिटी है, तो अगर स्टेट यूनिवर्सिटी या सेंट्रल यूनिवर्सिटी से मैं पीएचडी करूँ तो आगे जाके कोई जॉब में वगैरह देखो, कोई मैं फर्क मेरा पड़ेगा? मेरे जो एक्सपीरियंस है और जो मैंने भी बहुत लोगों से जब बात की तो मुझे ये समझ में आती है कि देखो, जैसे ये एक ऐसे में एग्जांपल दे सकती हूँ कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी से करते हो तो सिर्फ नाम आता है कि हाँ आपने इस सेंट्रल यूनिवर्सिटी से किया है, लेकिन अगर आप में टैलेंट नहीं है ना, वो नाम भी कोई मतलब का नहीं होता है ना। हाँ तो जी। और दूसरा तुम्हारा फिजिबिलिटी, तुम्हारा कंफर्टेबल जो होना, जिस यूनिवर्सिटी को तुम जानते हो किसी फ्रेंड की हेल्प से, उनके गाइड्स उनके प्रोफेसर्स को जानते हो, है ना, तो उनके अंडर करना ज्यादा आरामदायक हो, क्योंकि यार जर्नी 4-5 साल की होती है। और जी अगर आपका गाइड आपके पहचान का मतलब जिसको आप थोड़ा जानते हो उनके रेपुटेशन को, तो उनके अंडर करना ज्यादा अच्छा है, बजाय कि आप किसी अननोन यूनिवर्सिटी में जा रहे हो एंड यू डोंट नो अबाउट दैट प्रोफेसर। तो ये एक चीज है। दूसरी बात, मैं जो जैसे कई बार बोलती हूँ कि कई बार ऐसा होता है कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी का नाम तो बहुत है, लेकिन एजुकेशन डिपार्टमेंट उतना अच्छा नहीं है। तो डिपार्टमेंट का हाँ भी जी। हाँ फर्क जी। पड़ता है। हो सकता है तुम्हारी स्टेट यूनिवर्सिटी का उतना नाम ना हो पर एजुकेशन डिपार्टमेंट बहुत अच्छा हो, है ना। तो ये चीज थोड़ा सा आप देख लेना जब आप करेंगे अप्लाई, तब आप इस पे करना। तो मतलब अब जो है तुमको रिसर्च प्रपोजल पे काम करना चालू कर देना चाहिए, हाँ जी। हाँ जी। है ना। मैं तो आपसे हेल्प लूंगा, आप मुझे बताती रहिएगा मैम, हाँ मुझे नहीं बिल्कुल, पता कुछ भी बिल्कुल। ज्यादा। मैं खुद ही इसी प्रोसेस में हूँ, बिल्कुल। मैं और हम लोग हैं ही, हमारा ग्रुप तो है ही ना, तो बस एक जी दूसरे से मैम। जुड़े रहेंगे और बिल्कुल एक दूसरे को हेल्प करके जो है आगे बढ़ेंगे। ठीक है मोहित, जी थैंक यू सो मच एंड आई होप कि जितने भी यूजीसी एस्पिरेंट्स है खासकर एजुकेशन सब्जेक्ट के, उन सबको आज के इंटरव्यू से बहुत ज्यादा जो है हेल्प मिली होगी। एंड मोहित, वंस अगेन कॉन्ग्रेचुलेशन, और पापा मम्मी को ये थैंक यू वीडियो मैम। जरूर भेज देना। जी थैंक यू, मैम, बिल्कुल मैम। थैंक यू सो ओके। मच, थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम, थैंक यू।